जून 2026 अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से खबर आती है। एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन नाह वेलफेयर सोसाइटी दावा करती है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने टक्सिंग सेक्टर के पास भारतीय इलाकों में रोड्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है। देखते देखते सोशल मीडिया पर हेडलाइंस चलने लगती है, चाइनीज आर्मी भारत के अंदर घुस चुकी है, पीएलए ने परमानेंट कैंप्स बना लिए हैं, क्या 1962 दोबारा होने वाला है? लेकिन इसके कुछ ही समय बाद इंडियन आर्मी सामने आती है और इन सभी रिपोर्ट्स को बेसलेस बताकर खारिज कर देती है। यानी 60 किलोमीटर अंदर चाइनीज कब्जे वाली सेंसेशनल कहानी की कोई भी सच्चाई नहीं थी। लेकिन यहाँ पर असली सवाल ये है कि अरुणाचल का नाम आते ही पूरे भारत में 1962 वाला डर इतनी जल्दी वापस क्यों आ जाता है? चाइना बार बार अरुणाचल को लेकर के नए मैप्स, चाइनीज नेम और टेरिटोरियल क्लेम्स क्यों जारी करता है? और आज जिस अरुणाचल को कभी भारत की सबसे कमजोरी माना जाता था, वही आज चाइना के लिए सबसे मुश्किल फ्रंट कैसे बनता जा रहा है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार, यानी पूरा स्टेट भारत के नॉर्थ ईस्ट को हिमालय से जोड़ने वाली एक विशाल स्ट्रेटेजिक वॉल है। लेकिन चाइना अरुणाचल को साउथ तिब्बत कहता है, जिसमें उसकी नजर तवांग सेक्टर पर ज्यादा रहती है, क्योंकि तवांग सिर्फ एक बॉर्डर टाउन नहीं है। यहाँ सिचुएटेड तवांग मॉनेस्ट्री तिब्बतन बुद्धिज्म के सबसे महत्वपूर्ण सेंटर्स में से एक है। लेकिन चाइना का खेल सिर्फ तवांग तक सीमित नहीं है। अगर कभी चाइना अरुणाचल प्रदेश में बड़ा मिलिट्री प्रेशर बनाता है तो भारत को हजारों सैनिक, एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी और रिसोर्सेज नॉर्दर्न बॉर्डर पर लगाकर खड़े करने पड़ेंगे। यानी चाइना को अरुणाचल जीतना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि भारत हमेशा यहाँ पर उलझा रहे, क्योंकि जो पैसा और मिलिट्री अटेंशन अरुणाचल में लगेगा वो इंडियन ओशन, नेवी मैन्युफैक्चरिंग और इंडो पैसिफिक में चाइना को चुनौती देने में इस्तेमाल नहीं होगा। आसान भाषा में समझें तो चाइना अरुणाचल के जरिए भारत की जमीन से ज्यादा भारत का समय और रिसोर्स को बांधना चाहता है। इसलिए वो कभी जगहों के चाइनीज नाम जारी करता है, कभी मैप्स बदलता है और कभी बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करता है। लेकिन चाइना को ये कॉन्फिडेंस मिला कहां से? आइए अब ये समझते हैं। देखिए, 1962 की लड़ाई में भारत के सैनिकों के पास साहस की कमी नहीं थी। कमी थी रोड्स की, विंटर सप्लाईज की, आर्टिलरी सपोर्ट की और समय पर रीइंफोर्समेंट की। हमारे जवान पहाड़ों पर लड़ रहे थे, लेकिन उनके पीछे मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क नहीं था। इसके बाद भारत ने एक बहुत डिफेंसिव सोच अपना ली। पॉलिसी मेकर्स को डर था कि अगर बॉर्डर तक पक्की सड़क बनाएगी तो वॉर के समय चाइना उन्हीं रोड्स का इस्तेमाल करके भारत के अंदर तक आ जाएगा। इसलिए बॉर्डर एरियाज को जानबूझ करके अंडर डेवलप रखा गया। सुनने में स्ट्रेटजी सेफ लगती है, लेकिन असल में हुआ इसका उल्टा। चाइना अपनी तरफ रोड्स, रेलवेज, एयरफील्ड्स और फ्यूल डिपो बनाता रहा और भारत की तरफ हमारे सोल्जर्स को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में कई गुना ज्यादा समय लगता रहा। मतलब दुश्मन को रोकने के लिए हमने रास्ते नहीं बनाए, लेकिन उन रास्तों की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे अपने सोल्जर्स को थी। दोस्तों, यही 1962 के बाद भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। लेकिन 2020 में गलवान क्लैश के बाद भारत को एक बात पूरी तरीके से समझ आ गई, चाइना के साथ एग्रीमेंट तभी तक सुरक्षित है जब तक उसके पीछे मिलिट्री स्ट्रेंथ खड़ी हो। यहीं से भारत की नई पॉलिसी शुरू होगी। बॉर्डर को खाली रखकर बचाना नहीं है, बॉर्डर को मजबूत बनाकर बचाना है। आप ये अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी देखिए, एक सीधा मैदान नहीं है, यहाँ अलग अलग वैलीज हैं जिनके बीच ऊंचे माउंटेन रिजेस खड़े हैं। पहले अगर आर्मी को एक वैली से दूसरी वैली जाना होता तो कई बार उसे असम के प्लेन्स तक नीचे आना पड़ता था और फिर दूसरे रूट से पहाड़ों में ऊपर जाना पड़ता था। मैप पर दोनों वैलीज पास दिखती है, लेकिन ग्राउंड पर यह सफर सैकड़ों किलोमीटर का हो सकता था। वॉर के समय यही डिले बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इसी कमजोरी को खत्म करने के लिए भारत ट्रांस अरुणाचल हाईवे और लगभग 1748 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे पर काम कर रहा है। अब फ्रंटियर हाईवे की असली ताकत उसकी लेंथ नहीं है, उसकी असली ताकत उसका रूट है। यह हाईवे बॉर्डर के पास अलग अलग वैलीज को एक दूसरे से जोड़ रहा है। मतलब चाइना अगर अरुणाचल के किसी एक सेक्टर पर प्रेशर बनाता है तो इंडियन आर्मी को हर बार असम घूमकर नहीं आना पड़ेगा। ट्रूप्स और वेपन्स बॉर्डर के पैरेलल एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किए जा सकेंगे। इसी तरह क्लास 70 जैसे हैवी ड्यूटी ब्रिजेस सिर्फ नदी पार करने के लिए नहीं बनाए जा रहे। क्लास 70 का मतलब है कि ब्रिज हैवी मिलिट्री व्हीकल्स, आर्टिलरी और इक्विपमेंट का लोड सह सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, हैवी आर्टिलरी पहुंचाने के लिए अरुणाचल में M777 अल्ट्रा लाइट हाउट्जर को भी डिप्लॉय कर दिया गया है, जो लगभग 4 टन वजनी आर्टिलरी गन है। इसे चिन्हूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर एक वैली से दूसरी वैली तक एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसका मतलब आप ऐसे समझो, 1962 में भारत को पहाड़ों तक जितनी फायर पावर की जरूरत थी उसे सप्लाई भारत कर ही नहीं पाया। लेकिन आज भारत उसी हिमालयन टेरेन के ऊपर से हेलीकॉप्टर में तोप उड़ाकर ले जा सकता है। चाइना सुबह अगर किसी सेक्टर पर प्रेशर बनाए तो भारत उसी दिन वहां पर एक्स्ट्रा आर्टिलरी को पहुंचा सकता है। इसके साथ फॉरवर्ड सोल्जर्स के पास SIG 716 राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस,
थर्मल साइट्स, स्नाइपर सिस्टम, टैक्टिकल ड्रोन्स और बेहतर सर्विलेंस मौजूद है। यानी चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ भारत की फायर पावर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा यह है कि अब उसकी सरप्राइज पैदा करने की क्षमता कम हो रही है और माउंटेन वॉरफेयर में सरप्राइज खत्म होते ही ऑफेंसिव ऑपरेशन कई गुना मुश्किल हो जाता है। देखिए, बॉर्डर पर चाइना सिर्फ रोड्स और मिलिट्री बेसेस नहीं बना रहा है, उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सैकड़ों विलेजेस बनाए हैं। पहली नजर में ये मॉडर्न बॉर्डर विलेजेस दिखते हैं, लेकिन इन विलेजेस का स्ट्रेटेजिक यूज भी है। चाइना सिविलियन पॉपुलेशन को बॉर्डर के पास बसाकर अपनी परमानेंट प्रेजेंस दिखाना चाहता है। जरूरत पड़ने पर यही रोड्स और बिल्डिंग्स डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह मिलिट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए एनालिस्ट इन्हें सिर्फ गांव नहीं, चाइना की ग्रे जोन स्ट्रेटजी का हिस्सा मानते हैं। चाइना का मैसेज साफ है, जहां हमारी पॉपुलेशन है, जहां हमारी रोड है, जहां हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर हमारा क्लेम मजबूत है। लेकिन भारत ने भी इसका जवाब चाइना की तरह दिया है। भारत ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया, जिसका एम बॉर्डर विलेजेस के आसपास ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिससे रीजन डेवलप्ड रहे, लोकल लोग इन जगहों को छोड़ करके ना जाए। इसलिए आज अरुणाचल के सैकड़ों बॉर्डर विलेजेस में रोड्स, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, टूरिज्म और लाइवलीहुड पर काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर बॉर्डर विलेजेस खाली हो जाए तो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं जाती, उस इलाके से हमारे देश की आंख और कान भी चली जाती है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में एक 5G टावर लगाने का मतलब सिर्फ मोबाइल टावर नहीं है, वो चाइना को दिया गया एक सिग्नल है कि भारत का आखिरी गांव नहीं है ये भारत का पहला गांव है। लेकिन इन सब के बाद क्या चाइना 1962 को दोहरा सकता है? आइए अब इसको समझते हैं। देखिए, चाइना के पास आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हेड स्टार्ट है। तिब्बतन प्लेट्यू की उसकी तरफ टेरेन कंपैरेटिवली ओपन है, जहां पर रोड्स, रेलवेज और एयरफील्ड्स को बनाना आसान है। भारत की तरफ घने जंगल, तेज बारिश, लैंडस्लाइड्स और डीप वैलीज कंस्ट्रक्शन को बेहद कठिन बनाते हैं। आज भी कई फॉरवर्ड एरियाज में लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काम बाकी है, यानी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन गेम बदल चुका है। 1962 में चाइना के सामने एक ऐसा भारत था जिसकी फॉरवर्ड पोस्ट अलग अलग थी और जिन तक सप्लाई पहुंचाना मुश्किल था। आज चाइना के सामने रोड्स, हैवी ब्रिजेस, हेलीपैड्स, ड्रोन्स, आर्टिलरी और बॉर्डर विलेजेस वाला भारत खड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत अब युद्ध शुरू होने के बाद की तैयारी की पॉलिसी पर नहीं काम कर रहा है। भारत शांति के समय ही उस युद्ध की कीमत इतनी ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना उसे शुरू करने से पहले 100 बार सोचे। यही डिटरेंस है और शायद अरुणाचल प्रदेश की पूरी कहानी का सबसे बड़ा इंसाइट भी यही है। चाइना जमीन पर कब्जा करने से पहले नैरेटिव पर कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत को लगे कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है, बॉर्डर सेफ नहीं है और 1962 कभी भी दोहराया जा सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, आज अरुणाचल प्रदेश में असली लड़ाई 60 किलोमीटर के किसी वायरल हेडलाइन की नहीं, असली लड़ाई है किसकी रोड पहले पूरी होगी, किसकी आर्मी पहले पहुंचेगी, किसके विलेजेस आबाद रहेंगे और कौन बिना गोली चलाए दूसरे देश को पीछे हटाने पर मजबूर कर देगा। 1962 में अरुणाचल प्रदेश भारत की कमजोरी बना था। आज भारत उसी कमजोरी को धीरे धीरे एक फोर्ट्रेस में बदल रहा है। पर सवाल यह कि क्या भारत आने वाले 10 सालों में चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज पूरी तरीके से खत्म कर पाएगा, या चाइना रोड्स, विलेजेस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए भारत पर प्रेशर बनाता रखेगा? आपकी इस पर राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।